अरे हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट कर रखा था। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ अलग क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट रेशो कल लास्ट क्लास में हो गया था। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 43 पे आइए। 43 43 पे आ जाए। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, एग्जाम्पल नंबर 43। A company is considering the possibility of purchasing from a supplier a component it now makes। क्या मतलब है? Company is considering the possibility of purchasing from a supplier a component it now makes। हम किसी कंपोनेंट को डायरेक्ट परचेज करने का सोच रहे हैं, जिसे हम अभी क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। हम सोच रहे हैं कि किसी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर ना करके डायरेक्ट मार्केट से क्या कर लें, परचेज कर लें। बताइए, परचेज करना चाहिए, बनाना चाहिए? कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि किसमें कॉस्ट कम आ रही है। परचेज करने में कॉस्ट कम आ रही तो अच्छी बात है, वरना बना लो उसे। क्या दे रखा है? द सप्लायर विल प्रोवाइड द कंपोनेंट इन द नेसेसरी क्वांटिटी एट ए यूनिट प्राइस ऑफ ₹9। सप्लायर जो है, जितना भी माल आपको चाहिए वो 9 रुपीज़ के हिसाब से क्या करेगा, आपको सप्लाई कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट इसकी नेग्लिजिबल है, मतलब कि परचेज करो, केवल 9 रुपीज़ का क्या आने वाला है, कॉस्ट आने वाली। ना इसमें कोई ऑर्डर कॉस्ट है, ना इसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट। जितना चाहिए खरीद लो। कंपनी प्रोक्योर द कंपोनेंट फ्रॉम ए सिंगल रॉ मटेरियल, मतलब कंपनी अभी इस रॉ मटेरियल इस कंपोनेंट को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है ना। उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए, एक रॉ मटेरियल चाहिए। कंपनी क्या करती है, बेसिकली उस रॉ मटेरियल से क्या करती है, इस फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करती है। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, आइदर यू हैव टू परचेज और यू हैव टू मैन्युफैक्चर। दो ऑप्शन है, या तो परचेज कर लीजिए डायरेक्ट, या इसको आप क्या करो, मैन्युफैक्चर करो। बताइए दोनों में से बेस्ट कौन रहेगा, जिसमें कॉस्ट क्या हो, लीस्ट हो। अगर मैं मैन्युफैक्चर की अगर मैं बात करता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये बोलते हैं कि कंपनी इस कंपोनेंट को क्या करती है, एक सिंगल रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस करती है। कंपनी इस कंपोनेंट को सिंगल रॉ मटेरियल से क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और इकोनॉमिक लॉट का मतलब EOQ दे रखा है बच्चों, कितना है उसका, 2000 है। देखो ये ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, ये तो क्या है, तो EOQ में ऑर्डर क्वांटिटी अंतर क्या होता है, मतलब कि ये तुम्हारी रीऑर्डर क्वांटिटी बोल दो या इसे EOQ बोल दो, एक बात है, लेकिन ये तुम्हारी एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो तुम्हारा क्या है, EOQ है। सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, इसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो क्या दे रखा है, अभी हम EOQ के हिसाब से 2000 यूनिट पर ऑर्डर परचेज करते हैं, और रेट कितनी है बेटा, 2। सर वहां पर तो 9 लग रही है, यहाँ 2 ही। वो 9 में तो क्या मिल रहा है आपको, फिनिश गुड्स मिल रहा है। उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल मिलता है कितने में, 2 रुपए में, प्लस लेबर लगेगा, प्लस एक्सपेंडिचर लगेंगे, प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर और लगेंगे। तो क्या दे रखा है, एनुअल जो डिमांड है बच्चों वो कितनी है, 20,000। अब ये एनुअल डिमांड किसकी है, रॉ मटेरियल की है, फिनिश गुड्स की? एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स की है या रॉ मटेरियल की है? कहीं लिखा है कुछ? अच्छा, ये फिनिश गुड्स मानते हैं, तो इसको बनाने में रॉ मटेरियल कितना चाहिए फिर, देख के बताइए, कहीं दे रखा है क्या कि एक पीस को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है? नहीं दे रखा ना। मान लो दे रखा होता कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 0.8 लगता है या 1.2 लगता है, तो मैं क्या करता, उसके हिसाब से निकाल लेता। नहीं दे रखा है तो मैं क्या मानूंगा कि इतना ही रॉ मटेरियल है
और इतना ही फिनिश गुड्स है, मतलब कि एक पीस को बनाने में एक पीस ही रॉ मटेरियल लगता है। क्लियर? तो 1 यूनिट को बनाने में दे नहीं रखा ना, कितना लगता है, 0.8 लगता है, 0.7 लगता है, 1.2 लगता है, 2 लगता है, 1.5 है, कितना नहीं दे रखा। तो मैं क्या मान लूंगा कि रॉ मटेरियल भी अगर खरीदना हो तो कितना खरीदना पड़ेगा, 20,000, और फिनिश गुड्स भी लेके आएंगे तो कितना लेके आएंगे, 20,000। अगर इसमें दे रखा होता कि एक पीस को बनाने में 0.5 लगता है या 0.8 लगता है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कंप्यूट कर लेते। क्लियर है बात मेरी? अगर मैं इस कंपोनेंट को डायरेक्ट क्या करता हूं बच्चों, परचेज करता हूं, तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 लाख, बस परचेज करो, खेल खत्म। अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो बेटा इसमें मटेरियल भी लगेगा, उसके अलावा उसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर भी आएंगे, हाँ या ना। तो मैं दो ऑप्शन को कंपेयर कर लेता हूं, दोनों ऑप्शन की टोटल कॉस्ट निकाल के क्या करता हूं, कंपेयर कर लेता हूं कि किसमें कॉस्ट कम आती है। जिसमें कॉस्ट कम आएगी वो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होता है। परचेज करते हैं तो 20,000 परचेज करते हैं 9 के हिसाब से। यही अगर हम क्या करते हैं बच्चा, मैन्युफैक्चर करते हैं तो पहले लेके आएंगे कितना, रॉ मटेरियल कितना लेके आएंगे। तो मेरी मजबूरी ये हो गई कि रॉ मटेरियल एक पीस में कितना लगता है वो दे नहीं रखा, तो मैं ये मान लूंगा कि 20,000 को बनाने में 20,000 ही रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 40,000। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं मेरा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ये है कि बेटा आपको EOQ गिवन है, कितना है 2,000। एनुअल डिमांड कितनी है 20,000। और बताइए क्या दे रखा है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 0.25 पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट मीन्स वही तुम्हारी स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है 0.25 रुपीज पर यूनिट। EOQ निकालते हैं तो बेटा क्या क्या चाहिए होता है, एनुअल डिमांड, स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। देखो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब पहले आपको ऑर्डर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे ऑर्डर कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा, ढूंढे। EOQ का फॉर्मूला क्या था बेटा, √2 AO डिवाइड बाय C। 2,000 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय O। जीरो नहीं है, मतलब जीरो हो गया सर सब कुछ, तो इसको A मान लो, B मान लो, X मान लो, लेकिन मैंने O लिख दिया। क्लियर है? डिवाइड बाय 0.25, ये हटाओगे तो क्या हो जाएगा इधर की तरफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000। इधर देखो कितना होता है 40,000 में अगर डिवाइड करते हैं किसका, कितना होता है 1 लाख। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो, ये तो रूट हट गया। इधर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना 40,000 डिवाइड बाय 0.25 1,60,000। तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा क्या चीज 1,60,000। ये कितना निकल जाएगा O, कितना आ रहा है देखो O 25 का तुम्हारा O निकल के आ गया। ठीक है, आया ना। अगर अब मैं परचेज करता हूं तो पहले तो रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, लाने पे क्या लगेगा मेरा ऑर्डर कॉस्ट। बताइए ऑर्डर कितने हो जाएंगे, एक बार में 2,000 है, ऑर्डर कितने हो जाएंगे 10 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 25 250 रुपये। स्टोरेज कॉस्ट बोलो बच्चों कितनी हो जाएगी 2,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। आपको पता है कि EOQ के लेवल पे दोनों सेम होते हैं। हाँ, अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो बात अलग है, वहां पर थोड़ा डिफरेंस आएगा। और बताइए बच्चों क्या दे रखा है, साथ में मिनिमम स्टॉक लेवल कितना दे रखा है 40,000 का सेफ्टी दे रखा है, तो सेफ्टी पे भी क्या आएगी स्टोरेज कॉस्ट। तो मैं साथ में सेफ्टी पे भी निकाल दूं स्टोरेज कॉस्ट। सेफ्टी कितना है 400/2 नहीं होता 0.25 कितना होता है, तो दोनों का एग्रीगेट अमाउंट लिख देता हूँ डायरेक्ट कितना 350। इसके अलावा ये तो मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये तो रॉ मटेरियल के चार्जेस हो गए। रॉ मटेरियल के अलावा देखो लेबर वेबर कुछ दे रखा है क्या, तो ये बोलता है कि लेबर कॉस्ट है पर कंपोनेंट 6 रुपीज, तो कितना हो जाएगा वेजेस कितना हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 1,20,000। और बोलो बच्चों
फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं? 3 रुपए हैं। फिक्स्ड कभी भी पर पीस में नहीं होता है, लेकिन साफ साफ लिखा है कि 20,000 के लेवल पे कितना है? 3 रुपीज है। तो 20,000 पे 3 है तो फिक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60,000 है ना। और लास्ट बताइए और क्या दे रखा है? इसके अलावा दे रखा है कि मशीन हायर करनी पड़ती है। मशीन के चार्जेस कितने हैं? 200 रुपए पर मंथ है, तो साल में कितना हो जाएगा? हायर चार्जेस कितना हो जाएगा? 2400। क्लियर है? टोटल बताइए कितना होता है? 22। बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? परचेज करना बेस्ट रहेगा, अप टू योर नॉलेज। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। ये फिक्स्ड, अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं, मैं परचेज करता हूं, तो क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी? अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं? परचेज करता हूं, तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी? फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या होती है? जो लगनी है, चाहे प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। यहाँ पर 60,000 है, नो डाउट। कब आएगी? मैन्युफैक्चर पर। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन को ड्रॉप कर देता हूँ, डायरेक्ट क्या करता हूँ? परचेज करता हूँ, तो क्या यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी? आएगी ना। तो ये 60,000 अगर यहाँ ऐड हुए हैं, तो ये 60,000 तुम्हारे यहाँ पर भी तो ऐड होंगे। कितने? 60,000 कितना होता है? बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है? मैन्युफैक्चरिंग। अब आप आंसर पे जाएंगे ना। आंसर क्या बोलता है कि जो एक्सपेंडिचर यहाँ भी लगना है, जो एक्सपेंडिचर यहाँ भी लगना है, सुनना मेरी बात, अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी लगना है और यहाँ पर भी लगना है, तो इस एक्सपेंडिचर का कोई रेलिवेंस नहीं रहा। रेलिवेंस मतलब खर्चा लगेगा मतलब ही नहीं, लगेगा जरूर, लेकिन अगर मैं दो ऑप्शन को कंपेयर कर रहा हूं कि ये ऑप्शन बेटर है या ये ऑप्शन बेटर है, तो कौन से एक्सपेंडिचर के बारे में सोचूं? जो आउट ऑफ पॉकेट, समझते ना, आउट ऑफ पॉकेट जो मेरे लगने वाले हैं, ये तो मेरा वो एक्सपेंडिचर जो लगेगा ही लगेगा, चाहे मैं इस ऑप्शन पे जाऊं चाहे मैं इस ऑप्शन पे जाऊं। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं? मैंने कल कहा था आपको डिसीजन मेकिंग के भी कुछ क्वेश्चन है, तो ये मेरा डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग जब हम लेते हैं कि यार ये ऑप्शन देखें या ये ऑप्शन देखें, जैसे प्रशांत से सोचते हैं कि यार ये बिल्डिंग रेंट पे ले ली, अब इसमें प्रशांत से के पास दो ऑप्शन कि या तो हम 11-12 को पढ़ाएं, सीए पढ़ाएं, तो साल भर में तकरीबन 5 लाख रुपए का रेंट जाएगा। अगर इस चीज़ को बंद कर देते हैं, इसमें स्कूल खोल देते हैं छोटे बच्चों से लेके 10th तक की, तो प्रशांत से बोलते हैं अरे यार एक तो रेंट जाएगा 5 लाख, अरे वो तो जाने जाना है, उस रेंट की बात ही क्यों कर रहे हो? आप अगर एक्सपेंडिचर की बात करो तो ना उनके अलावा बात करो जो एक्सपेंडिचर इन दोनों ऑप्शन में रेलिवेंट है तुम्हारे लिए। ये एक्सपेंडिचर लगेगा जरूर, मैं ये नहीं कह रहा लगेगा ही नहीं, लेकिन क्या जब कंपेयर करता हूं तो उस समय क्या ये एक्सपेंडिचर मेरे लिए रेलिवेंट है? तो वो एक्सपेंडिचर जो डिसीजन लेते समय दो चीजों को कंपेयर करते समय हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर दोनों ही ऑप्शन में लगना है। उन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम लोग संक कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? SUNK। संक का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो लगना ही लगना है, आइदर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करें और सेकंड ऑप्शन चूज करें, तो ये एक्सपेंडिचर लगेंगे, लेकिन डिसीजन के पर्पज से हमारे लिए क्या होते हैं? इररेलेवेंट होते हैं। मगर अगर मतलब इसको मैं यहां से ड्रॉप कर दूं, यहां कितना होता है? 180, और यहां से भी ड्रॉप कर दूं तो यहां कितना होता है? 160। तो क्या मेरे डिसीजन पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? लिख देता हूं तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो एक्सपेंडिचर जो जिनका आपके डिसीजन पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो हमारे डिसीजन के लिए क्या होते हैं? इररेलेवेंट होते हैं। क्या होते हैं? इररेलेवेंट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। सर मतलब इररेलेवेंट का मतलब ये खर्चे लगेंगे ही लगेंगे या लगेंगे ही नहीं? लगेंगे, चाहे आप ऑप्शन 1 पे जाएं चाहे ऑप्शन 2 पे जाएं। तो कोई एक्सपेंडिचर जो दोनों ऑप्शन में लगना है, तो उनको लिख के जोड़ने से हमारे डिसीजन पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लिखने से भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हटाने से भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। तो डिसीजन मेकिंग में इन संक कॉस्ट को क्या करना चाहिए बेटा? इग्नोर कर देना चाहिए। तो अब आंसर देखेंगे उसने दोनों तरफ से क्या किया, इस चीज को
इग्नोर किया। अगर आप लिखते हैं तो भी सही है, छोड़ देते हैं तो भी सही है। लिखेंगे तो भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला, छोड़ दूंगा तो भी डिसीजन चेंज होने वाला नहीं है। इन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं संक कोस्ट, जो हमारे डिसीजन मेकिंग के पर्पस है। डिसीजन मेकिंग किस चीज़ की, कि प्रोड्यूस करना है या परचेज करना है। तो इस डिसीजन में ये दोनों एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या है, इरेलीवेंट है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, संक कोस्ट बोलते हैं। क्लियर, पक्का समझ में आ गई बात। इस पैटर्न का ये एक ही क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आ रखा है। आगे आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 44 अपने आप पढ़ें और अपने आप करें। आंसर मत देखना नालायक लोगों, समझ में नहीं आएगा, देख लो आंसर क्या है। ये हटा दूं बेटा, इरेज कर दूं, चलो। हाँ जी, कंपनी नीड प्रोडक्ट वाई, हमें तो वाई चाहिए। इसने भी देखो एक्स को इग्नोर कर दिया, इसने भी नहीं बोला एक्स चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, वाई चाहिए। अब हमें प्रोडक्ट वाई चाहिए जिसके दो सप्लायर हैं, कौन, ए और बी। बताइए कहाँ से खरीदेंगे, जहाँ से खर्चा कम आएगा। अगर इनपुट आउटपुट रेशो दे रखा होता तो उसके हिसाब से बात करते। यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशो गिवन नहीं है, क्या गिवन है वो पढ़ लेते हैं। दो सप्लायर हैं ए और बी। ए बोलता है कि भाई साहब मैं कितना लूँगा, 2.20 पर यूनिट। ए क्या ले रहा है, 2.20 पर यूनिट। बी कितने चार्ज कर रहा है, बी बोलते देखो भाई साहब फिक्स्ड कितने लूंगा, 2000, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसके अलावा पर यूनिट कितना है, 2.10 पर यूनिट। मुझे बताओ अगर मुझे 1000 पीस लेने हो, कितने लेने हो, 1000 पीस लेने हो तो कहाँ से लूँ, 1000 लेने हो तो यहाँ कितना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1000 कर दो, 22, पक्का ना, 2200। यहाँ से लूँगा तो 2000 तो वो लग गए, उसके ऊपर मतलब ही नहीं है। 10,000 खरीदना हो तो 22,000, इधर 21,000 प्लस 2 23,000, 10,000 पे मतलब नहीं। 20,000 परचेज करना हो तो 20,000 परचेज करना हो, 20,000 परचेज करना हो तो इधर कितना आएगा 44, और इधर कितना आएगा 44। मतलब कि अगर 20,000 से कम क्वांटिटी परचेज करनी हो, 20,000 से कम क्वांटिटी परचेज करनी हो तो कौन सी दिशा में जाएंगे, ए के पास। 20,000 से अबव परचेज करना हो तो बी के पास ले जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक है जिससे ये ध्यान लग जाए कि किस लेवल पे दोनों में सेम रहेगा। इधर कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 2000, लेकिन बच कितने रहे हैं, तो मैं तो ये देखूंगा ना कि यहां जो 2000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं फिक्स कॉस्ट के तौर पर, लेकिन सेविंग कितनी हो रही है पर पीस, 0.10। तो मुझे बताइए 0.10 की सेविंग पर पीस कितनी क्वांटिटी लेके आऊं कि ये सेविंग से वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। समझ रहे, बातें समझ रहे हो। ब्रेक इवन याद है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। एक प्रकार से यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है पर नेट, 0.10, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 20,000। तो कम से कम 20,000 के लेवल पे आते हैं ना, तो दोनों खर्चे सेम होंगे, दोनों सोर्स में कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि एक तरफ 2000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट है लेकिन 0.10 पर पीस में सेविंग है। तो 0.10 की पर पीस की सेविंग कितनी क्वांटिटी बेचने पर इस 2000 के बराबर हो जाएगी। मतलब यहां की सेविंग से ये पैसा कब रिकवर हो जाएगा, कम से कम 20,000 पीस बेचने के बाद रिकवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ लें।
कंप्यूट द क्वांटिटी फॉर विच टोटल परचेज कॉस्ट विल बी सेम फ्रॉम बोथ सप्लायर। बताइए कितनी क्वांटिटी खरीदने पे दोनों में सप्लायर पे कॉस्ट सेम होगी। इसको करने के दो तरीके हैं। एक करते हैं बच्चे, बच्चे कैसे बोलते हैं, माना क्वांटिटी कितनी x। बताइए यहां से लेके आऊंगा तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट A में कितनी होगी 2.20x और टोटल कॉस्ट B पे कितनी होगी, x लेके आएंगे तो 2000 प्लस 2.10x। हम क्या बात कर रहे हैं, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। बताइए x निकल के आ जाएगी कितना, ये बच्चे करते हैं। लीजेंड्स हम कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है 2000, सेविंग कितनी आ रही है पर पीस, सेविंग पर यूनिट कितनी है 0.10। तो 20,000 यूनिट अगर हम बेचेंगे ना तो ये हमारी सेविंग हमारे एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिकवर कर लेगी। 20,000 से बिलो जाना हो तो ए से खरीद लीजिए, 20 से ऊपर जाना हो तो बी से खरीद लीजिए। क्लियर है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है बेटा कि अगर 15,000 परचेज करने हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, 15,000 परचेज करने हो तो ऑप्शन बेस्ट कौन सा रहेगा, ए विल बी द बेस्ट ऑप्शन इफ परचेज क्वांटिटीज आर लेस देन 20,000। क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ऐसा ही एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, कौन सा 45, ये नोट कर लिया है तो हम 45 पढ़ लेते हैं। हो गया भाई, ये समझ में आ गया, इरेज कर दूं। आज की क्लास में ऐसा कोई भी टिपिकल टॉपिक नहीं आने वाला, बहुत सिंपल से टॉपिक आने वाला है। अरे भगवान, आइए 45 में क्या दे रखा है बेटा, कंपनी हैज द ऑप्शन टू प्रोक्योर ए पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम 2 सोर्सेस। ये वही है जो चीजें हम कब देखते हैं, टेंडर अलॉट करने से पहले। ये तब की बातें हैं, टेंडर अलॉट करने से पहले इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। किसी का इवेल्युएशन होता है इनपुट आउटपुट के बेस पे, किसी का इवेल्युएशन होता है तुम्हारा इधर कितनी कॉस्ट लग रही है, इधर कितनी कॉस्ट लग रही है, उनसे पहले। आगे क्या दे रखा है बेटा, सोर्स 1 है ना, अगर वहां से माल खरीदेंगे, डिफेक्टिव्स विल नॉट बी मोर देन 2% ऑफ सप्लाइड क्वांटिटी। मतलब अगर सोर्स 1 से अगर मैं माल खरीदता हूं तो 2% क्वांटिटी तो क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। मैक्सिमम 2% डिफेक्टिव होगा, हाईएस्ट से हाईएस्ट। आज एक नॉर्मल सी बात बोलता हूं, मान लो कि तुम लोग कुछ प्लान बना रहे हो, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, तो घर से जब पैसे लेके निकलते हैं तो वो किस बेस पे लेके निकलते हैं, मिनिमम कितना खर्चा होगा उसके बेस पे, या मैक्सिमम कितना होगा उसके बेस पे, मैक्सिमम। जब भी बिजनेस में कोई प्लान बनता है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि अगर एक्सपेंड से 0 हुआ तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बजट बनाते हैं ना, वही प्लान जब बनाते हैं, तो हम एक्सपेंडिचर के बारे में जो लेके चलते हैं ना, प्रोबेबिलिटीज, हम किस चीज़ लेके चलते हैं, हाईएस्ट होगा तो कितना हो जाएगा, उसकी बात करते हैं कि हाईएस्ट एक्सपेंडिचर होगा तो कितना होगा। उससे कम हो तो कोई दिक्कत है क्या, कम में दिक्कत नहीं, दिक्कत कब है, अगर उसे ऊपर चला गया। तो ये बोलता है कि अगर सोर्स 1 से परचेज करते हैं तो मैक्सिमम 2% माल क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। लेकिन सोर्स 2 से परचेज करते हैं तो ये बोलता है कि सोर्स 2 वाले ने कोई गारंटी तो नहीं दी, लेकिन जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने ऑब्जर्व किया है कि वहां पर जो डिफेक्ट होता है ना, वो कितने होते हैं, 2.8%। आगे, मेटेरियल इज सप्लाइड इन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट आपको खरीदनी है। मुझे बताओ अगर सोर्स 1 से परचेज करोगे तो कितना डिफेक्टिव निकलेगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्वांटिटी कितनी होगी, 1000 का 2%, कितना 20। यही अगर आप सोर्स 2 से खरीदते हैं तो 1000 का 2.8% कितना
28। कहाँ से खरीदना पसंद करोगे? सोर्स 1 से, क्योंकि यहाँ डिफेक्ट क्या है? कम है। अच्छा, एक होता है डिफेक्ट, एक होता है ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम खत्म खराब हो गया। डिफेक्ट का मतलब जिसको फिर भी सुधारा जा सकता है, जिसको सही किया जा सकता है। ऑब्सोल्यूट का मतलब तो एकदम ही खत्म हो गया, इसमें इसको तो आपको डंप करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा। समझो बात, नहीं समझ रहे हो? लेकिन हाँ, डिफेक्टिव में क्या होता है कि इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन कितना एक्सपेंडिचर लगेगा बेटा रेक्टिफिकेशन पर? नीचे दे रखा है कि रेक्टिफिकेशन पे जो कॉस्ट आएगी ना वो कितनी आएगी? 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो मेरी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इधर 20 मल्टीप्लाई बाय 500, इधर 28 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी? 140। तो बताइए कौन से सोर्स से परचेज करेंगे? सोर्स नंबर 2 से। क्यों 2 से? पढ़े, एक लाइन और देखी थी बीच में, जो सोर्स 2 वाला है ना। अरे कहां से माल खरीदना चाहोगे? सोर्स 2 से। क्यों? इसने एक बात दे रखी है साथ में कि जो सोर्स 2 वाला है ना वो आपको क्या करता है? 100 रुपीज का डिस्काउंट भी देता है। बताओ, लालच दे रहा है नालायक कहीं का। सर डिस्काउंट से कैसे कंपेयर कर लें? मान लो इधर से कॉस्ट आती है 10,000 की, इधर भी कॉस्ट कितनी आती है? 10,000 की। बस इधर डिस्काउंट नहीं है, साथ में क्या है? डिस्काउंट है। तो जो मेरी नेट कॉस्ट है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हालांकि आपको परचेज प्राइस दे नहीं रखी, परचेज प्राइस जितनी भी होगी यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, वो तो हमारे लिए क्या होगी? संक हो गई, इररिलेवेंट हो गई। क्या बात करें उसकी? मुद्दा ये है कि ये डिस्काउंट देता नहीं, लेकिन ये क्या करता है? इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, डिस्काउंट के पोर्शन को क्या कर दूं? लेस कर दूं, तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी आती है अदर देन परचेज कॉस्ट? वो कितनी आती है? इधर 100, इधर 40। बताइए कौन सा सोर्स चूज करोगे? सोर्स नंबर 2, क्योंकि यहां पर जो ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ी क्या है? कम है। क्या से 40-60 रुपए के लिए आप ऐसे कर रहे हो? रुपीज इन लैक्स भी होते हैं, तो वहां पर आप जाएंगे रुपीज इन करोड़ भी होते हैं, तो वहां पर ये चीजें रेलिवेंट हो जाती है। हाँ जी, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर बच्चों आइए 46 पर। 46 को करने से पहले थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, वो बेसिक सी बात है, वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। कंपनी में जब भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद में क्या होता है? सेल होती है। इस दौरान एक बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी होती है, वो होता है तुम्हारा वेस्टेज। क्या होता है? वेस्टेज। वेस्टेज कैसे? ये तुम्हारी कंपनी है, क्लियर? जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं, सप्लायर आपको क्या करता है? माल भेजता है। सप्लायर ने क्या किया भाई? ट्रक भर के माल भेज दिया। टैक्सी आ गई, बस मिनी टैक्सी आ गई, टैक्सी भर के माल भेज दिया, ठीक है ना? आपने सामने वाले को ऑर्डर दिया था मान लो 1000 पीस का। कितना? गुड्स का नेचर होता है कि पहुंचते पहुंचते थोड़ा बहुत माल क्या होता है? खराब होता है। चाहे वो 1% हो, चाहे वो 2% हो, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गुड्स पर कि गुड्स का नेचर क्या है। जैसे मान लो आप केमिकल्स मंगवाते हैं, तो केमिकल्स में भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो डीवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। एक ही बात है, वो थोड़े क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। केमिकल्स हैं तो वो भी थोड़े बहुत उड़ेंगे। आपका अगर सुन लो मेरी बात, कोई भी चीज मंगाओगे ना, अगर आप ग्लास आइटम मंगवा रहे हो तो वहां पर डिफेक्ट के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। स्टील के जो आइटम होते हैं उनमें थोड़ा रिस्क ये होता है कि वो थोड़ा सा स्क्रैच उनमें आ जाते हैं, तो वो माल आपके बेचने के लिए सुटेबल नहीं होता है। वो बेचने के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्यों? कस्टमर वो माल आपसे नहीं खरीदेगा। तो वो डिफेक्ट हर जगह होता है कि हाँ इतना प्रॉब्लम हमें रहती है। 1000 अगर मैं वहां से मंगाता हूं ना, तो आते आते एक लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं
ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांजिट लॉस, मान लो वो होता है कितना परसेंट, 2%। हमने वहां से 1000 मंगवाया, पहुंचा कितना हमारे स्टोर में, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, हमारा स्टोर में कितना पहुंचा बेटा, 980 पीस। स्टोर में माल आ गया। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे इस रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, हम कहाँ भेज देंगे, हमारे प्लांट में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, प्लांट में। ये आता है मेरा कौन सा, ये मेरा है प्लांट। क्लियर। स्टोरेज करने के बाद प्लांट में माल जाता है, यहां तक रॉ मटेरियल है। जैसे ही यहां से यहां चला जाएगा ना, अकाउंट्स में एंट्री हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस की। किसकी एंट्री हो जाएगी, यहां से जैसे ही माल निकल के यहां जाएगा ना, प्लांट में क्या एंट्री हो जाएगी कि वर्क इन प्रोग्रेस आ गया है। प्लांट में जितना भी माल पड़ा होता है ना, उसको हमेशा क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा सर, मान लो आपने यहां से रॉ मटेरियल निकाल के प्लांट में भेज दिया, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो भी वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। जितना भी माल रॉ मटेरियल में पड़ा होता है ना, जैसे उसको प्लांट में भेजोगे ना, तो एक एंट्री हो जाती है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल। यहां से रॉ मटेरियल से हटाओ, कहां चला गया, प्लांट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल। जब यहां से जाएगा वेयर हाउस में, तब क्या एंट्री होगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डीआर टू वर्क इन प्रोग्रेस। समझो बात ना, आगे से आगे माल बढ़ता है। लेकिन क्या प्लांट में ये इमीडिएट चला जाएगा या कुछ टाइम रहेगा? जितने टाइम यहां रहेगा ना, जितने ज्यादा देर यहां रहेगा ना, उसमें क्या होता है, धीरे 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 डिफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टोरेज लॉस। क्या बोलते हैं भैया, स्टोरेज लॉस। मान लेते हैं हमारे यहां 1% है, फिर जाएगा कहां पर, प्लांट में। प्लांट में होती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितना प्लांट में माल डालोगे उतना उतना फिनिश गुड्स बन जाएगा क्या, उसमें भी तो क्या होगा, लॉस होगा। उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग लॉस। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग लॉस। मान लेते हैं हमारे यहाँ कितना है, 5%। माल बना, उसको हमने कहाँ भेज दिया, हमारे वेयर हाउस में। कहाँ भेज दिया, वेयर हाउस में। ये चला गया माल वेयर हाउस में। वेयर हाउस से ये जाएगा किसके पास, कस्टमर को, जहां पर हम कस्टमर को क्या करते हैं, माल की डिलीवरी करते हैं। लेकिन क्या जैसे ये माल वेयर हाउस में जाएगा, क्या इमीडिएट सेल हो जाएगा, फिर पड़ा रहेगा, फिर वहां पर थोड़ा बहुत क्या होता है, स्टोरेज लॉस। ये स्टोरेज था स्टोर के अंदर, वो स्टोरेज कौन सा वाला है, वेयर हाउस के अंदर। फिर तुम्हारा स्टोरेज लॉस कितना है, मान लेते हैं 1%। फिर हम लोग क्या करेंगे, टैक्सी लेके आएंगे, ये डब्बा है, इस टैक्सी में इस माल को भर के कहाँ पहुंचाएंगे, कस्टमर को। तो फिर वही बात, जब यहां से वहां माल जाएगा तो फिर तुम्हारा लॉस कौन सा वाला, ट्रांसपोर्टेशन लॉस। यहां पर फिर तुम्हारा कौन सा होगा, ट्रांसपोर्टेशन लॉस। मान लेते हैं ये है तुम्हारा 2%। ये हमारा पास्ट ट्रेंड है, हाँ है ना। तो मतलब जितनी क्वांटिटी हम परचेज करते हैं ना, सुनना मेरी बात, इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं। जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं ना, उतनी क्वांटिटी आपके पास कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है। ये यहां तक की बात कर रहा हूं, यहां तक की। जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं ना, उतनी क्वांटिटी आपके पास कंजम्पशन के लिए अवेलेबल। कंजम्पशन का मतलब कंज्यूम करना। कंज्यूम कौन कर रहा है, स्टोर वाला या प्लांट वाला कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम ही कर गया। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, जब रॉ मटेरियल को लेके आपने उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं कंजम्पशन। ध्यान रखना, कंजम्पशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब रॉ मटेरियल को आपने क्या कर दिया, प्लांट में भेज के उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर दिया, हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो जितनी भी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं ना, उतनी की उतनी क्वांटिटी आपके पास कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है। अभी हम लोग केवल यहां तक की बात करेंगे कि जितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं ना, उतनी क्वांटिटी कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है। पहली बात समझ आ गई। अभी जितने क्वेश्चन करेंगे ना, वो केवल यहां तक के हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल बस ये चलने दो। मुझे बता दो कि कस्टमर के ऑर्डर आए हुए हैं, कस्टमर के ऑर्डर आए हुए हैं, वो आए हुए हैं 1500 kg का। कस्टमर का ऑर्डर आया बच्चों कितना,
1500 kg का, तो बताइए यहाँ से परचेज क्वांटिटी कितनी लेके आए? स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग जीरो मान लेना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, वहां पर 1500 kg का कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है, तो बेटा बताओ यहां से कितनी क्वांटिटी परचेज करें? समझ में आ गया? अभी तक जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें केवल हम यहां तक की बात करेंगे, यहां जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। देखो ये ना यहां पर ये कहलाता है तुम्हारे लिए क्या चीज? क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। बस यहां तक की बात करूं तो वैसे मैं एक कंप्लीट एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर कस्टमर को 1500 kg गुड्स क्या करना है, आपको डिलीवर करना है, ओपनिंग क्लोजिंग नील मान लो, बताइए यहां से कितनी क्वांटिटी परचेज करें? कुछ भी कर लो, क्या है सर? वहां 1000 मुझे 1500 डिलीवर करने जाना, कस्टमर को 1500 kg क्या करना है? डिलीवर करना है। नेट ग्रॉस नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं? नेट आपको 1500 kg क्या करना है? डिलीवर करना है। 1665 1672 1672 तेरा कितना है? 1672। कैलकुलेटर ले फटाफट। ये है ना माइनस का 2%। हाँ तो माइनस का 2%, मैं देख लेता हूँ ना सही आंसर गलत है। माइनस का 2%, माइनस का 1%, नेट डिलीवर करना है, नेट 1500। सब लेंगे सब लेंगे। वो तो ऐसा ना होता है कि प्लांट से माल चला जाएगा। एक बात बता, चल एक बात बता, यहाँ पर माल बनता है, यहाँ पर पैक होता है, ब्रांडिंग होती है, लेबल लगते हैं, उसमें क्वालिटी चेकिंग होती है। कि ऐसा थोड़ा होगा कि क्वालिटी कुछ भी कस्टमर भेज देंगे। नहीं नहीं क्वालिटी, अरे एक मिनट प्लीज शांत। एक बात ध्यान रखना, यहां से गुड्स क्या होता है बेटा? बनते हैं, मैन्युफैक्चर होने के बाद जाता है वेयर हाउस में। माल बनाने का डिपार्टमेंट अलग होता है और कस्टमर तक डिलीवर करने का डिपार्टमेंट क्या होता है? अलग होता है। यहां पर माल बनता है ना, यहां पर क्या करते हैं? वेयर हाउस में बैच नंबर लगते हैं, देखा होगा ना आपने, बैच नंबर लगता है, उसको पैक करते हैं। अब आप तो पैकिंग में से नहीं करवा लो, फिर मैं बोलता हूं कि स्टोर की जरूरत ही नहीं है, सीधा स्टोर यहां करवा लो। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे हो? एक चीज आप ये मान के चलो कि भैया एक जगह पर केवल एक काम हो सकता है, अब हर काम वहां करवाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट आपको हर जगह मिलेंगे। एक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा ना, उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 3 चीजें आपको मिलेगी। डिपेंड करता है कि यहाँ साइज क्या है। हो सकता है कि कई जगह स्टोर के साइज थोड़े से क्या होते हैं? कम होते हैं, वेयर हाउस कम होता है। आप देखना स्टोर से माल बन के जाएगा वेयर हाउस में, मतलब यहाँ से यहाँ बन के जाएगा वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में जो स्टाफ लगा हुआ है ना, उसका काम होता है कि उनको बड़े बड़े बॉक्सेस में क्या करना। अब जो प्लांट में बॉक्सेस आ गए उनमें पैक करने बैठ गए, गुड्स को क्या करते हैं? कंटेनर्स में, बॉक्सेस में क्या करते हैं? पैकिंग का काम तो यही होगा यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्राइमरी पैकिंग तो यही हो जाएगी। जैसे बिस्किट बना, बिस्किट बनते ही बिस्किट को तो क्या करेंगे? उसके कवर में पैक करेंगे। यहां पे तो प्राइमरी पैकिंग तो यही हो जाएगी। लेकिन जब आगे आपको माल डिलीवर करना होता है तो हम क्या करते हैं? उस समय उनको बड़े बड़े बॉक्सेस में, कंटेनर्स में क्या करते हैं? पैक। वो तो यहां होगा। अब मुझे बताइए वहां पर समझ में आ गया? इसमें से पहले 2% माइनस, देन 1%, देन 5%, देन 1%, देन 2%, कितना आ रहा है? 1500। चेक कर लो ना। 1685 माइनस 2% माइनस 1%। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक साथ जोड़ रहे हो, 2 1 3 5 अलग अलग जाकर जा रहे।
गौशाला थोड़ा है भाई, मेरी बात सुनो। अरे एक माताराम, अरे भाई साहब एक मिनट, ओ भाई साहब माताराम को जवाब देते हैं। 1500 डिलीवर करना है, 2% का जो लॉस हो रहा है ना वो इस 1500 है क्या? ये तो खुद 98% पे है बेटा। 1500 बाय 98%, देन बाय 99%, देन बाय 95%, देन बाय 99%, देन डिवाइड बाय 98%, तब निकल के आएगा ना। आप तो क्या कर रहे हैं, 1500 प्लस 2% प्लस 1%। ये 2% इस 1500 का थोड़ी ना बेटा, 2% के बाद 1500 है। ऐसे क्या कर रहा था बेटा? ये आ रहा है, समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? लेकिन अभी हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। और हालांकि पहले के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे डिसीजन मेकिंग के कि बताइए कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन है नहीं, लेकिन ध्यान होना चाहिए आपको। बात समझ में आ गई? तो अभी की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे 1677, लेकिन अब जो मेरे क्वेश्चन ना वो केवल यहां तक है कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर कंजम्पशन। देखो क्या दे रखा है, आना एग्जाम्पल नंबर 46। ये बोलता है कि ए में क्वांटिटी परचेज की है 3000, जिसमें से ट्रांजिट लॉस कितना है? ट्रांजिट लॉस 1.5, तो 3000 में से 1.5% कितना, तो 45 लेस कर दूं तो मेरे पास में गोडाउन में माल पहुंचा कितना? यहां पहुंचा 2955। और उसमें भी बोलता है कि 1% का नॉर्मल क्या होता है, स्टोरेज लॉस होता है, तो 1% का लॉस घटा दें तो कितना निकल के आता है तुम्हारे पास में? 292 सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक तो आगे वाले एग्जांपल में काम आएगा जब आप एग्जांपल नंबर 47 करेंगे। 46 समझ में आ गया? 47 पढ़े। ये खाने के प्रशांत सर इतने क्रूर है प्रशांत सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी कर लें कल, ठीक है? चलो बाय बाय।